संवाद में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ गुजरात से एक खास मेहमान, एक खास व्यक्ति नागपुर में आए हैं, मार्टिन मकवान जी, जिन्हें कल डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। मारवाड़ी फाउंडेशन की तरफ से उन्हें अवार्ड दिया गया। आज वो हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप गुजरात से यहाँ नागपुर आए हैं और आपको कल एक पुरस्कार से नवाजा गया, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल अवार्ड से। तो कैसे फील हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि ये मारवाड़ी फाउंडेशन है और उन्होंने ये बाबा साहब आम्बेडकर इंटरनेशनल अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि बाबा साहब को हमने दलित नेता के रूप में प्रस्थापित करके उसका बहुत बड़ा अन्याय किया है। वाइल ही वॉज ऑलवेज अ नेशनल एंड इंटरनेशनल लीडर। और मारवाड़ी समाज ने किया है कि ये जो भी बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे होता है तो ये कोई एक समाज का नहीं, ये पूरे देश का होना चाहिए। ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, जैसा हमने देखा है कि गुजरात में आपने काफ़ी सारे कार्य किए हैं। जब हमने उनसे पूछा था कि आपने ये अवार्ड को जिस तरह से आपको देने की गुजारिश की या फिर आप, तो उन्होंने कहा कि गुजरात स्टेट में अम्बेडकरिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आपका कार्य बहुत अहम और योगदान अतुलनीय है। तो उसके बारे में बताइए। देखिए, मैंने पिछले 35 साल से एक काम गुजरात में किया है और मैंने जैसे कल बताया था कि मैं कॉलेज ख़त्म करके जैसे गांव गया तो मैंने देखा कि गांव में हमारे देश में जो भी पाठशाला में पढ़ाते हैं वो गांव में होता है वो नहीं होता है, और गांव में जो चल रहा है वो पाठशाला में कॉलेज में कभी पढ़ाते नहीं हैं। गरीबाई, जातिवाद, हिंसा, ये सब मैंने गांव में देखा। और सबसे ज़्यादा जो हमें हर्ट करने वाली जो बात थी वो जातिगत हिंसा का मामला। तो दलितों, औरतों का जातीय शोषण, मजदूरी मत नहीं देना, मुफ्त में काम करवाने का, रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल मोबिलिटी, ये सब देखा तो हमें लगा कि तो धीरे धीरे डेफिनेटली पढ़ना शुरू किया, ज़्यादा काम किया तो देखा कि हमारे देश में कानून होने के बावजूद ये क्यों चल रहा है ऐसा। तो ये काम किया और हमें काफ़ी मुद्दों पे हमने काम किया है। जातिगत हिंसा का मामला लिया, उसके बाद ज़मीन, हज़ारों एकड़, लाखों एकड़ ज़मीन जो गरीबों को मिलना चाहिए लैंड लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स के अंतर्गत, वो गुजरात में भी नहीं मिला है। इंडस्ट्री को आराम से मिल जाता है लेकिन दलित्स और ट्राइबल्स को नहीं मिलता है। और अभी भी ये मामला हमारे सामने सरकार में है। ये जो नया बिल लाने की कोशिश कर रहे लैंड, हाँ, उसमें कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी हो रहा है। तो ये ज़मीन का मामला बराबर, और गांव में ज़मीन इज़ बेसिकली ये तुम्हारा एक गारंटी का सवाल होता है, तुम्हारी एक सोशल स्टेटस हो जाती है। तो हमने देखा कि ज़्यादातर दलितों की ज़मीन चली गई है। तो हमने ये सब इशू पे काम किया और ख़ास करके मैनुअल स्कैवेंजिंग। गुजरात में आज भी 64,000 सफाई कामदार है जो सर पे मैला उठाते हैं। 64,000 वो गवर्नमेंट का फिगर है। हाँ, तो और गवर्नमेंट ऑलवेज कोट्स लो फिगर। तो ये गुजरात है विच इज़ कंसिडर्ड अ मॉडल स्टेट। तो हमारा कहने का है कि विकास के लिए तो हम सब है, लेकिन विकास तभी अच्छा होता है जब उसका बेनिफिट इट रीचेस टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ह्यूमन डेवलप होना चाहिए। तो एक ऐसा होगा कि 64,000 लोग सफाई काम करते हैं। हमने देखा है कि जिस तरह से आपकी नवसृजन ट्रस्ट है और हमने गुजरात को एक काफ़ी डेवलप स्टेट करके माना जाता है या फिर वाइब्रेंट गुजरात जैसे सम्मेलन भी होते हैं, लेकिन आपने आपके ट्रस्ट के द्वारा उसकी पोल खोल की और आपने कहा कि ये सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है, और हकीकत को आपने लोगों के सामने रूबरू करने की कोशिश की नवसृजन ट्रस्ट के द्वारा। तो क्या वो सच्चाई थी जिसको आपने लोगों के सामने लाया? नहीं, मेरे गुरु मुझे ये बोलते थे कि अपना आँख खुला रखो और कान खुला रखो, जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, लोगों को बोलो। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। 1980 में शुरू किया, कांग्रेस गवर्नमेंट है तभी भी हमने इशू उठाया, बीजेपी की गवर्नमेंट है तभी हमने उठाया। एक्चुअली मुझे आप पूछो तो मुझे दोनों में कुछ बहुत फ़र्क नहीं दिखता है।
ऑल पॉलिटिशियंस बाय देमसेल्व्स आर डिफरेंट कास्ट। गरीब का काम नहीं करते हैं। ये जो भी स्टेट है वो जो मूढ़ीवादी लोग हैं, जो ज़मीन वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्री वाले हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। ये हम पहले से देख रहे हैं। हमारे पास ये अभी गांधी जैसे, सरदार जैसे या नेहरू जैसे स्टैचर वाले, लोहिया है, जयप्रकाश नारायण है, वो लीडरशिप नहीं बची अभी। तो हम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम जो गांव में देखते हैं वो हम बोलते हैं, और कोई चैलेंज करता है तो हम बोले लड़िए मत ना, आप हमारे साथ चलिए, अपने आंखों से देख लीजिए। तो हमने जब पहली बार ये सवाल उठाया मैनुअल स्कैवेंजिंग का, तो गवर्नमेंट ने एफिडेविट किया हाई कोर्ट के अंदर कि ये प्रथा को हमने 3 बार प्रतिबंध किया है, तो अभी है नहीं, 3 बार प्रतिबंध किया है। हाँ, तो सोचते नहीं कि 3 बार क्यों प्रतिबंध करना पड़ा अगर नहीं है तो। हाँ, हम मीडिया वालों को ले गए, गांव-गांव ले गए। हाई कोर्ट ने कमीशन ने इंक्वायर किया, इंक्वायरी कमीशन सेटअप किया, तो कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि ये राणपुर का एक गांव का सवाल नहीं है, पूरे गुजरात में है। हाँ, और ये हमारी बात सुनी तो फिर आंध्र प्रदेश में ग्रुप खड़ा हो गया, मध्य प्रदेश में खड़ा हो गया, सभी जगह मूवमेंट बना, और अब एक नेशनल इशू आज हो गया जी। हाँ, पर सबसे हमने अभी क्या नवसन में एक अध्ययन किया, 2010 में ख़त्म हुआ। इट इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग अनटचेबिलिटी, कि आज गुजरात में छुआछूत कितना है। ज़्यादातर लोग इसकी भी बात नहीं करते हैं। हाँ हाँ, तो हमने स्टडी किया, ये बहुत बड़ा स्टडी है, 1569 गाँव, 1569 विलेजेस, 98,000 रिस्पोंडेंट्स। इतना बड़ा अध्ययन नहीं हुआ है कभी, हमें 4 साल लगा, और 98 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाहर आते हैं। लेकिन आज भी गुजरात में स्टडी के मुताबिक 90% गाँव में दलितों को मंदिर प्रवेश नहीं है। गुजरात में 55% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील में दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है। 64 विलेज पंचायत में दलित सदस्य है तो उसके साथ अलग व्यवहार होता है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, स्टेट सेंसस है, वो आप हमारे वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। और 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर किया है, तो कोई ऑथेंटिक और प्रोफेशनल लोगों ने किया है। तो ये बात है। अभी मुश्किल कहाँ आता है कि अगर कोई मामला है, अगर आप उसको स्वीकार कर लेंगे ना, तो उसको सुलझाने का बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आपका पूरा ताकत आप लगाओगे उसका अस्वीकार करने में, डिनायल में, तो फिर क्या होगा। और हमारा ये कहना है कि भाई ये जो है वो स्वीकार करके हम सब साथ में मिलकर उसको निपटा दें, बराबर। ये कैसे हो जाएगा कि कोई व्यक्ति, मैं नहीं मानता हूँ कि जातिवाद का मामला है, कोई धर्म का मामला है, बराबर। मैंने ये सब राइटिंग में लिखा है। जैसे हिंदू का दलितों को मंदिर प्रवेश नहीं है, आप केरला में जाइए, क्रिश्चियंस जो दलित में से हुए उसका चर्च अलग है। आप यूपी में चले जाएंगे तो पश्मीना मुसलमान की मस्जिद अलग है। मैंने तो लॉस एंजल्स में, अमेरिका में जाके देखा कि रविदासी सिखों का गुरुद्वारा अलग लॉस एंजल्स में है। हाँ, और हमने तो उसके ऊपर बहुत बड़ा फिल्म बनाया, इंडिया अनटच्ड, जो 8 स्टेट में 4 रिलीजन के ऊपर ये है। लेकिन ये मामला है, हम जो भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि डेवलपमेंट, 1 इट इज़ अर्बन सेंट्रिक, और दूसरा है कि इट इज़ ओनली इन द फेवर ऑफ द प्रिविलेज पीपल। आपने इंडिया अनटच्ड नाम की फिल्म बनाई, और इस तरह की जो धार्मिक मान्यताएं अलग अलग, एक ही वर्ग के लोग किस तरह से अलग अलग जगह जाके अपने भगवान को पूछते हैं, बताएं क्या उस फिल्म के पीछे भूमिका थी उस फिल्म को बनाने की? भूमिका ये थी कि अब देखिए ना, किसी को भी हम बोलेंगे कि छुआछूत है तो बोलते थे कि हमारे नाना के टाइम में था, अभी नहीं है। लोग मानते नहीं हैं। जब तक लोग विजुअल नहीं देखते हैं तब तक मानते नहीं। तो विजुअल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हमने बोला फिल्म बनाओ, और एक स्टेट का नहीं, 8 स्टेट लिए। वो 2 घंटे की फिल्म है, और शायद आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सत्यमेव जयते में उसका काफ़ी जिक्र हुआ था, और जो प्रोड्यूसर है स्टालिन, उसका इंटरव्यू भी था। मैं तब यहाँ देश में नहीं था। ये लेसर ह्यूमन जो हमने बनाई 96 में, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग पे वन ऑफ द बेस्ट फिल्म एवर प्रोड्यूस्ड। 58 मिनट का फिल्म है, लेकिन वो उसको 2 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं। लेकिन ये भारत देश में हम बोलते हैं कि हमारे नागरिक के साथ हम क्या बर्ताव करते हैं, ये हमारा
एब्सोल्युटली नो वे यू कैन जस्टिफाई दिस थिंग। गांधी ने, हम हमारे दलित मूवमेंट के अंदर गांधी के विचारों के साथ काफ़ी लोग सहमत नहीं है, पुना पैक में जो हुआ उसके साथ। लेकिन 1911 में गांधी जी ने जो पेन से उसका जिक्र किया ना, मैनुअल स्क्वेंजिंग का, अब देखिए ये 1911 था, अभी 2015 है, 104 साल के बाद भी। हाँ, अभी प्राइम मिनिस्टर ने पिछले हफ्ते कॉल दिया और बड़ा सम्मेलन किया पूरे स्टेट मिनिस्टर्स का कि टोटल एनिहिलेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग करो, बराबर। अभी हमने यही स्टेट में, जब यही मुख्यमंत्री थे, तब वो बोला कि नहीं, डिनाइल हमारे गुजरात में नहीं है। हाँ, अभी ये जो इरिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस है ना पूरा, ये देश को बर्बाद कर देता है। डेफिनेटली इररिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस और इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देश को बर्बाद करती है, देश को, ऐसा आपने कहा। जिस तरह से भारत के अंदर में, भारत के अंदर में हमने देखा है कि एक माहौल चल रहा था, जैसा आरएसएस के लोगों ने कुछ स्टेटमेंट दिए, भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया, और उनके अलग अलग साध्वी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है, या फिर एक धर्मांधता को बढ़ावा देने का काम इस गवर्नमेंट के आने के बाद कई लोगों ने किया। और अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत में आने के बाद ये कहना पड़ा कि आप आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हर व्यक्ति को अधिकार है अपना धर्म को चुनने का। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से जो भाषा है, या इस तरह के जो शब्द प्रयोग है, या इस तरह का जो माहौल है, इसको देश का स्वास्थ्य खराब होता है? नहीं, मुझे अच्छा ये लगा कि आरएसएस के सर संचालक भागवत जी ने ही बोला कि वो उससे सहमत नहीं है, हमारी औरतें हैं, वो बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं है। अच्छा ये होता कि उन्होंने बहुत देरी से बोला, पहले बोल देना था। अब देखिए, हम मर्द लोग हैं, हमें क्या अधिकार है औरतों को बोलने के लिए कि नहीं, तुम्हारी बॉडी जो है उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार है? ये कैसे हो सकता है? कितने बच्चे होने चाहिए पैदा, वो कोई स्टेट डिसीजन नहीं ले सकता है ना, इंडिविजुअल डिसीजन है, दो पार्टनर का डिसीजन है, पैदा करना है कि नहीं करना है। अब स्टेट कैसे बोले? और ये धर्म के नाम पे। हाँ, अच्छा, ये जो ऐसा स्टैंड पहले इजराइल ले चुका है, हाँ, कि हमारी आबादी बहुत कम हो रही है। मेरे हिसाब से ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स विच इज़ बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन इज़ अ डेंजरस ट्रेंड टू द एंटायर डेमोक्रेटिक रूल ऑफ द कंट्री। हमने बहुत सोच के संविधान बाबा साहब ने बनाया, बहुत सोच के बनाया। क्यों? उन्होंने बोला है कि लिखा कि हर एक व्यक्ति को अपनी मान्यता और कॉन्शियंस मुजब का धर्म पालने का और उसका प्रचार करने का अधिकार। तुम्हारा जो स्पिरिचुअल नीड्स है वो स्टेट उसका एक्सेप्ट करता है, एंड इट्स अ पर्सनल चॉइस, बराबर। अब देखिए, गौतम बुद्ध सबसे बड़ा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस कंट्री का, उसकी भाषा में ऐसा और उसके साहित्य में ऐसा एक शब्द प्रयोग नहीं आएगा। आज हम बोलते हैं कि औरतों का अधिकार की बात, गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले औरतों को संघ में प्रवेश दिया। अभी ये ट्रेडिशंस है। हम अब क्या है कि पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि आप धर्म तुम्हारा क्या होना चाहिए, भगवान कौन सा होना चाहिए, आपको पूजा कैसी करनी चाहिए, वो सब मैं तय करूँगा। तो फिर इंडिविजुअल फ्रीडम कहाँ रहा? ये बेसिक जो फंडामेंटल राइट है पर्सनल लिबर्टी का, हाँ, फिर तो मशीन हो गया। तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। सर, जैसा आपने काफ़ी अच्छा विस्तार से बताया इंडिविजुअल के बारे में, आज का ये जो सारा ये घर वापसी में बोलना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं ये घर क्या है, घर मेरा है। हाँ, मुझे ये घर मैं जाता हूँ तो वापसी का सवाल ही नहीं, क्योंकि मेरा घर है। हाँ, अब मैंने ये आपको बताया, बराबर। 90% गांव में दलितों का मंदिर प्रवेश गुजरात में नहीं है। आरएसएस ये लीडरशिप लेना चाहती है कि हर एक गाँव में एंट्री करवाए दलितों का मंदिर प्रवेश। बोलो, मैं मुसलमान को बोलता हूँ, इस्लाम में लिखा है कि पश्मीदा मुसलमान के लग मॉस्क होना चाहिए। ये मैं क्रिश्चियनिटी को पूछता हूँ, ये लिखा है, बाइबल में लिखा है कि ये करो? ये व्हाट इज दिस होल इशू कॉल्ड घर वापसी? राइट। इन सारे इश्यूज के मद्देनज़र डॉक्टर अंबेडकर के थॉट्स या उनके इस तरह के इस विषय के पर जो विचार थे, क्या आज भी लगता है कि वो प्रासंगिक है?
बहुत प्रासंगिक है, बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि उसका जो विज़न था ना इस देश के लिए, अभी बाबा साहब ने ये जो लिखा है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के अंदर उन्होंने लिखा है, आस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब धर्म होता है वो सैंक्शन अथॉरिटी बन जाता है डिस्क्रिमिनेशन के लिए, वो बाबा साहब का विरोध वहाँ है। हाँ, उन्होंने इतना अध्ययन किया पूरे देश के संविधानों को, और उन्होंने बोला कि जो बेसिक लिबर्टी है, इंडिविजुअल फ्रीडम, विच इज़ द रॉक बॉटम वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू ऑफ एनी डेमोक्रेटिक नेशन। अगर व्यक्ति स्वतंत्रता का एहसास नहीं कर सकता है एक देश के अंदर, तो फिर उसका पूरा व्यक्तित्व है ना, उसका विकास नहीं हो सकता है। और हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है, और बाबा साहब ने लिखा था, देखिए जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में पेश किया तब बहुत अच्छा बोला था, फ्रॉम टुमारो वी आर एंटरिंग इनटू एन एज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। बराबर, इन द लॉ एवरीबडी इज इक्वल, बट इन सोसाइटी देयर इज नथिंग बट इनइक्वालिटी, एंड अनलेस एंड अनटिल द कॉन्शियंस ऑफ द पीपल चेंजेस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो मीनिंग। अभी उन्होंने तो लिख दिया है, अभी कॉन्शियंस का मामला हमारे ऊपर है, हम उसको बनाए रखें। तो बाबा साहब आज उसका इकोनॉमिक थॉट्स पढ़ो, उसकी वाटर पॉलिसी पढ़ो। अभी लोग, बहुत कम लोग जानते हैं, 1924 में उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट्स का प्रावधान किया औरतों के लिए, बिल रखा था। हाँ, एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बॉम्बे में उन्होंने जो भी काम किया काफ़ी पहले किया है, सोच के रखा है। लैंड की बात, लैंड रिफॉर्म्स की बात, वाटर पॉलिसी, उसके पर जो किताब, अभी थोराट साहब का किताब उसके पर आया है। हाँ, ये अभी हम पर क्या किया कि इतना द्रुणा आम्बेडकर के प्रति कि एक दलित के मुंह से कभी अच्छा निकल ही नहीं सकता है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ टोटली बैड, राइट। आज लोग स्वीकार करते हैं, आज लोग स्वीकार करते हैं। और गांधी के जो भी कड़वाहट आम्बेडकर उसके बीच में हुआ, लेकिन गांधी वॉज द पर्सन हु प्रिवेल्ड ओवर कांग्रेस, और बोला कि आम्बेडकर को कैबिनेट में न लेने से उसका आप नुकसान नहीं कर रहे हो, पूरा देश का कर रहे हो। तो उसके जैसा कानून जानने वाला इस इंसान इस देश में नहीं है दूसरा। So I think these were great personalities and I think we have to respect them. खाली जय भीम बोलने से कुछ नहीं होगा, या उसके स्टैचू बनाने से कुछ नहीं होता है। स्टैचू पॉलिटिक्स इज समथिंग एंटी पीपल। उसके विचारों को आप ग्रहण करो और उसका प्रचार करो। खाली स्टैचू बनाने से कुछ नहीं होता, उनके विचारों का प्रचार करो, ऐसा मकवाना साहब ने कहा। सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और आपने आपका इतना कीमती समय हमारे लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।